जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रिलेटेड हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो ये इसके कंटेंट्स हैं, तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और हम जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। बेसिकली मेन इसका जो कंसेप्ट क्या है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। तो ये अक्सर क्वेश्चन शॉर्ट बच्चों के माइंड में रहते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को लेकर कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं या न्यूट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके दरमियान किस तरह की फोर्सेस होती हैं। तो वो हम सारी जो है वो चीज़ें जो है वो मेन पॉइंट्स जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, ठीक है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आप लोग पढ़ चुके हैं। इनकी फोर्सेस को कम करने के लिए, रिपल्सिव फोर्सेस को, ठीक है, इनके दरमियान पाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इनकी फोर्सेस को, रिपल्सिव फोर्सेस को वीकन कर देते हैं और फिर इनके दरमियान मास डिफेक्ट के अकॉर्डिंग इनका कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि जो बाइंडिंग फोर्सेस का बाइस बनता है, और वो उसको हम कहते हैं, वो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का थोड़ा सा, उसे हम मास डिफेक्ट कहेंगे, इसको भी हम थोड़ा आज पढ़ेंगे। और वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियॉन जो हैं वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। आइडियली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर बराबर होते हैं, ठीक है। तो स्टेबल न्यूक्लियाई को डिस्कस करने के लिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं उनमें बराबर होने चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी, कि हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स जो होते हैं, ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन है, जैसा कि हमारे पास कार्बन 6 है, उसकी हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो लेते हैं तो वो हमारे पास यूनिटी आ गई, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। और नाइट्रोजन है, ठीक है, और 14 मैस है, तो इसमें इसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 आ गई हमारे पास, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 7 है और प्रोटॉन भी 7 है। तो ये हमारे पास आइडियल केस है, ठीक है। हम कहते हैं कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है उनकी तादाद जो है वो बराबर है, ठीक है, और उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो यूनिटी आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करें ग्राफ की बेस पे, तो यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब होता यह है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर 20 तक, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 तक, जिनका एटॉमिक नंबर 20 है, उनके लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलिब्रेट करते हैं ना, जिस तरह ये हमारे पास, अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को वाई एक्सिस से मैच करते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, तो इन पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन 20 तक आती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली ये जो आपको नजर आ रही है, ये आइडियल केस के सीन में है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हों तो उन पॉइंट्स को मिलाएंगे, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से कैलिब्रेट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, उनको मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो लेकिन बच्चों 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट तक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है। उसके बाद जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियाई हैवी होते हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ने लग जाती है। तो जब हम 20 से 83 तक आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ने लग जाती है। जब न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो हमारे पास हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। हम जब उनको मिलाते हैं तो हमारे पास दो लाइनें, दो कर्व्स आती हैं, ठीक है, 20 से 83 तक। ये जो दो कर्व्स मिलेंगी, इनके दरमियान वाले हिस्से को हम कर देंगे शेडेड, ठीक है।
तो ये जो इन दो लाइनों के दरमियान में न्यूक्लियाई पाए जाएंगे वो होंगे स्टेबल, ठीक है। इनसे ऊपर और इनसे नीचे, अबव एंड बिलो जो होंगे आइसोटॉप्स, ठीक है, वो क्या होंगे, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। तो ये हमारे पास क्या लाता है, स्टेबिलिटी बेल्ट। 83 से बच्चों आगे, ये 83 जो है वो गालिबन बिस्मथ है, ठीक है। बिस्मथ से आगे हम जाएंगे तो वो उनमें स्टेबिलिटी वाला सीन खत्म हो जाता है, वो सारे अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत है तो वो कहाँ पे है, 20 से 83 वाले एलिमेंट जिनकी ये स्टेबिलिटी बेल्ट में जो आइसोटॉप्स आ जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो हमारे पास स्टेबल हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या होंगे, जो इस स्टेबिलिटी बेल्ट से अबव एंड बिलो होंगे वो क्या होंगे, सारे अनस्टेबल होंगे न्यूक्लियाई। तो ये बच्चों हमारे पास स्टेबिलिटी बेल्ट कहलाता है। तो जैसा कि हमारे पास ये, अगर हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट है, 40 एटॉमिक नंबर वाला जिसमें 40 प्रोटॉन है, तो क्या न्यूट्रॉन भी इसमें 40 होंगे, ठीक है। तो 40 न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। देखें ना, अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये यहाँ पर जो है वो पॉइंट मिलता है, इसको जो वाई एक्सिस पे लेके जाते हैं हम कहते हैं 45 न्यूट्रॉन आ गए इसमें। तो ये जो हमारे पास कर्व्स आती हैं, जब हम 20 से 83 तक आते हैं तो पॉइंट्स ऊपर नीचे हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो दो कर्व्स आएंगी, इनके दरमियान वाले हिस्से को हम शेडेड कर देंगे, और जो एलिमेंट्स आइसोटॉप्स इस शेडेड एरिया में आएंगे वो हमारे पास सिर्फ स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आएंगे, और वो उनको हम स्टेबल न्यूक्लियाई कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टेबिलिटी थी न्यूक्लियाई की। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मैस डिफेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो हम उसको कंसिडर करते हैं, तो मैस डिफेक्ट में देखें हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस का सम होता है वो मेटल के या एटम के जो मास जो है उसके बराबर नहीं होता। तो यानी कि हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मैस होता है टोटल, अगर हम उसका सम करते हैं, ठीक है, तो एटम का मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मैस के सम से कम आता है, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास प्रोटॉन पे हमारे पास चार्ज ये होता है, ठीक है, 1.6, और इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। प्रोटॉन का मैस एटॉमिक मास यूनिट में 1.00728 है। न्यूट्रॉन का मैस जो है वो हमारे पास 1.00866 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो सबसे कम आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यूज को हम देखकर अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट। अब बेसिकली एम पी क्या है, प्रोटॉन का मैस है, जी क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, किसी भी एटम के, और एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए माइनस जी क्या है, एटॉमिक मास पे से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे। तो न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल न्यूट्रॉन का मैस आ जाएगा। तो हमारे पास यानी कि ये हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है ये क्या है, तमाम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का मैस, और ये वाला फैक्टर तमाम न्यूट्रॉन का मैस एटम के अंदर, ठीक है। इनका सम करेंगे तो एटम का मास कम आता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मैस के सम से, हालांकि बराबर आना चाहिए। तो वो कहाँ गया, क्यों एटम का मैस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मैस के सम से कम आ रहा है? कुछ मैस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कन्वर्ट हो गया बाइंडिंग एनर्जी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। अगर हम इसकी कैलकुलेशंस पे आते हैं तो बच्चों देखें, ये हीलियम का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन है, उनके मास को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रोटॉन के मैस को, ठीक है। फिर हमारे पास है 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन के मैस को हम जो है वो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो हमारे पास टोटल मैस थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए एटम का, 4.0318 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन बच्चों एक्चुअल मैस जो आया एटम का वो 4.00 आया, थोड़ा आया, ठीक है, थ्योरेटिकल मैस से। तो वो कहाँ गया थोड़ा सा मैस, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन। तो अगर हमें हीलियम के लिए निकालें मास डिफेक्ट तो हमारे पास आता है बच्चों, डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है, एम टी क्या है, थ्योरेटिकल मैस है, एम ए क्या है, एक्चुअल मैस। तो जब हम थ्योरेटिकल में से एक्चुअल को माइनस करते हैं तो हमारे पास मास डिफेक्ट आया था 0.03038 एटॉमिक मास यूनिट।
बच्चों एटॉमिक मास यूनिट आपको पता है कि ये स्केल है एटम के मासेस को मेजर करने के लिए, जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट में होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.03038 ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इतना कमी आ गई, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में। जब हमने एटम के मास को डिस्कस किया तो एटम का मास जो है डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट है, ठीक है, उसके एटम के मास में कितनी कमी है, 0.03038। तो ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन। तो ये हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे कि इतना मास जो है वो हीलियम का जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो ये इतना मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों यहां पर हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू है, ठीक है, वो जो हमारे पास 0.03038 आई। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें हम मास डिफेक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। C की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये जो हमारे पास वैल्यू आई जो डेल्टा एम है, अब यहां पर देखना ये है कि हमने इसको एनर्जी जो है बेसिकली हमने मास की जो वैल्यू है यूनिट्स हैं उनको हम एनर्जी के यूनिट्स में लेके आएंगे। पहले हमारी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन होगी या एक्सप्लेनेशन होगी वो मास को, मास डिफेक्ट की जो वैल्यू है जो एटॉमिक मास यूनिट के साथ है, इसको, इसके यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है एनर्जी के यूनिट्स में। और एनर्जी के यूनिट्स भी कौन से, स्मॉल यूनिट्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। फिर हम डेल्टा एम की वैल्यू लगाएंगे और हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हीलियम के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू है बच्चों। अब हमने इसको किलोग्राम 1.66 10⁻⁻27 ये हमने एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को पुट किया है, वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को किलोग्राम में किया है। क्यों किया है, क्योंकि अब हम एटॉमिक जो डेल्टा एम है इसके यूनिट्स को एनर्जी के यूनिट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अब यहां पर देखें कि ये हमने स्पीड ऑफ लाइट पुट कर दी मीटर पर सेकंड में। अब इसमें देखें कि हमारे पास जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास इसको सॉल्व करके डेल्टा एम, ठीक है, ये 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसको हमने जब इसका स्केयर लिया तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो बच्चों ये जो किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर जो होता है ये जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास डेल्टा एम मल्टीप्लाई 1.49। अब ये देखें हमने एटॉमिक मास यूनिट जो था उसकी, जो एटम के मास का यूनिट था, हमने उसको जूल में एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों इसमें देखना यह है कि जो एनर्जी है उसके भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, कैलोरी, ठीक है, जूल, अर्ग और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने कौन से यूनिट्स में जूल को कन्वर्ट कर एनर्जी लेनी है, क्योंकि हमारा बहुत थोड़ा सा मैस न्यूक्लियॉन का एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बहुत थोड़ी वैल्यू है। तो थोड़ी वैल्यू जो होती है उसको स्मॉल यूनिट्स में लेंगे, ठीक है। तो जो थोड़ी वैल्यू है उसको हम स्मॉल यूनिट्स में लेंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम बड़े यूनिट्स में लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास आता है, हम कहते हैं ना कि 5000 ग्राम है, तो अगर 5000 ग्राम को पढ़ना ये वैल्यू कम्प्लेक्स कहलाएगी। अगर हम, ये बड़ी वैल्यू है, अगर हम इसको सिंपल करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 kg, ठीक है। तो हम बड़े यूनिट्स में ले लेते हैं तो ये सिंपल हो जाएगी। इसी तरह जो छोटी वैल्यू है उसको छोटे यूनिट्स में ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास 10 की पावर माइनस में समथिंग कम्प्लेक्स वैल्यू ना आए। तो बच्चों अब ये जो 10⁻⁻10 है ये कम्प्लेक्स वैल्यू हमारे लिए है फिलहाल। अब हम इसको छोटे यूनिट्स में एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6022 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इससे हमने किसकी वैल्यू निकालनी, हमने इसमें से निकालनी है 1 जूल की वैल्यू। तो 1 जूल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6022 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास 1 जूल की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे, कहां पे पुट कर देंगे, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर तो बच्चों ये 0.9315 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई वैल्यू। अब हमारे पास जो 10⁻6 होता है ये मिलियन के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये मिलियन जो है वो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम एंड पे क्या करेंगे बच्चों, अब हम डेल्टा एम की वैल्यू जो हमने मास डिफेक्ट निकाला था,
एक्चुअल मैस, थ्योरेटिकल मैस माइनस एक्चुअल मैस को जो है करके हमने जो हीलियम का मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था 0.3038, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने इसके मास के यूनिट्स को एनर्जी के यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में कर लिया है कन्वर्ट। तो बच्चों यहां पर हमारे पास जब हम 0.0308 इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। देखें 28.29, ठीक है, एनर्जी। और ये बहुत थोड़ी सी, ये सिंपल वैल्यू आ गई, ये 10 की पावर माइनस में या समथिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आई क्योंकि हमने एनर्जी के स्मॉल यूनिट्स ले लिए। तो बच्चों ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है हीलियम की जो बाइंड करके रखती है न्यूक्लियॉन को हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जो 0.0308 इतना मास जो है उनका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियॉन का। तो ये 28.29 एनर्जी में बाइंडिंग, ये एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज यूज टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ठीक है, टुगेदर इन न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बच्चों मास डिफेक्ट आपको समझ आ गया कि मास डिफेक्ट बेसिकली क्या है। कि मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट हमारे पास है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियॉन का मैस थोड़ा सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और जो टोटल मैस होता है वो थ्योरेटिकल है, बाकी जो एटम का मास हमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है, उस जो न्यूक्लियस जो है हमारे पास, उसका जो मैस हमें ऑब्जर्व होता है वो एक्चुअल मैस कहलाता है। तो न्यूक्लियस का एक्चुअल मैस कम होता है थ्योरेटिकल मैस से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैस के सम से। तो वो थोड़ा सा मैस किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, ठीक है। उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वही एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।